ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर नंबर 10 है, जो गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर ये है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 9 तक के जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, उसको सॉल्व कर चुके हैं और इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ये चैप्टर इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्यूशन करते हुए सीक्वेंस बना रहे हैं। गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग का बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल एंड इम्पॉर्टेंट है हर एक पेपर के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एई का हो या जेई का हो। हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मैच करता है। इसी हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कर रहे हैं और इसको मेमोराइज कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम लोग देखते हैं, हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को सॉल्व कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 9 तक के चैप्टर। तो ये 10th नंबर चैप्टर है। 10th नंबर चैप्टर में भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक हम लोग 9th में जो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन तक सॉल्व किए थे। ये 10 नंबर चैप्टर जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं, आज का जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसका पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में हम लोग शायद 1 से 190 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। मीन्स लास्ट जो पार्ट था इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, 5th नंबर जो वीडियो था, उसमें हम लोग लगभग 190 तक का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग 191 से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन इसका होगा इस वीडियो का, दैट इज 191 होगा। क्वेश्चन नंबर 191 देखते हैं क्या कर रहा है मेरा। 191 1 से लेकर के 190 तक के हम लोग 4 पार्ट में सॉल्व किए हैं। इस पार्ट को जो 5th नंबर टॉपिक जो होगा वो है 191 से क्वेश्चन नंबर शुरू कर रहे हैं। तो 191 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 172 आ गया, 179, 191 इस वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है देखते हैं। एक फिगर दिया हुआ है 191 में, एक फिगर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। एक पॉइंट पे लग रहा है मेरा फोर्स लग रहा है। इसको अब क्या कह रहा है क्वेश्चन वो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रेक्टेंगुलर फुटिंग दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फुटिंग दिया हुआ है, लेंथ एल दिया हुआ है एंड विड्थ बी दिया हुआ है। मीन्स मान लीजिए ये लेंथ अगर एल है तो ये विड्थ बी दिया हुआ है। अप्लाइड विथ लोड पी एस इन फिगर। इसमें एक पी लग रहा है लोड, ये मेरा पी है, ये लेंथ दिया हुआ था इसका, ये विड्थ है, ये लोड लग रहा है। मीन्स कमांड पे ये इसेंट्रिक पोजीशन पे एक लोड लग रहा है। तो पूछ क्या रहा है इसमें वो देखते हैं क्वेश्चन। स्ट्रेस डेवलप एट पॉइंट ए एंड डी आर इक्वल। हम लोग कंबाइंड स्ट्रेस में फॉर्म में देखते हैं जब इसेंट्रिसिटी लगता है तो सिंपल से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जो सबसे आसान तरीका है बनाने का। इसका स्ट्रेस डायग्राम बना लेते हैं। तो स्ट्रेस डायग्राम शुरू वहाँ से करते हैं जहाँ पे लोड लगता है उस साइड को हम कॉम्प्रेसिव मानते हैं और कॉम्प्रेसिव को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। सबसे पहला जो हम लोग एज्यूम करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग नेगेटिव एज्यूम करते हैं। ये पहला एजम्पशन मेरा है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को पॉजिटिव और टेंसाइल स्ट्रेस को नेगेटिव एज्यूम करते हैं। तो स्ट्रेस डायग्राम इसका बनाते हैं। तो स्ट्रेस डायग्राम जहाँ लोड लग रहा है उसको कॉम्प्रेसिव मानते हुए, तो एक्स एक्सिस अगर इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो मेरा लगा ये कॉम्प्रेसिव और ये टेंसाइल। उसी तरह से हम लोग लेंथ वाइज या बाई एक्सिस के अबाउट, अगर बाई एक्सिस के अबाउट हम स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं तो मेरा स्ट्रेस डायग्राम जो बनेगा बाई एक्सिस के अबाउट, तो लोड के साइड जो है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, मीन्स कॉम्प्रेसिव मानते हैं। और अगर इसका देखा जाए ये हो गया, ये एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया, ये बाई एक्सिस के अबाउट। तो जहाँ पे लोड लग रहा है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं और जहाँ पे लोड लग रहा है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है ये सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव और ये हो गया मेरा निगेटिव टेंसाइल। इसी तरह से हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट बना रहे हैं। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। अब देख लेते हैं जो स्ट्रेस लगेगा मेरा, पूछ रहा है ए पे, तो ए पे मेरा जो है, ए पे अगर देखा जाए तो कॉम्प्रेसिव लग रहा है एक्सिस के अबाउट और टेंसाइल लग रहा है बाई एक्सिस के अबाउट। इस दोनों फिगर से या दोनों स्ट्रेस डायग्राम से हम इसमें सारा क्वेश्चन जो है सोल्व कर लेते हैं इसी पे। तो इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या था मेरा, द स्ट्रेस डेवलप एट पॉइंट ए एंड डी आर इक्वल। ए और डी पर इक्वल होगा। अभी हम लोग देखें स्ट्रेस डायग्राम जो अगर देखा जाए, ये मेरा ए पे पॉजिटिव था ए, और इस पे अगर देखा जाए बाई एक्सिस के अबाउट तो ए पे ये निगेटिव था, मीन्स एक कॉम्प्रेसिव एक ये। तो
दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं एक कॉम्प्रेसिव है तो एक टेंसाइल है, तो कह सकते हैं एक कॉम्प्रेसिव है, एक कॉम्प्रेसिव है, एक टेंसाइल है, ए और डी पे। ठीक है, एक पे कॉम्प्रेसिव है टेंसाइल है, इस पर भी देखा जाए तो एक अगर बी डी पे देखा जाए तो एक मेरा कॉम्प्रेसिव हो गया, एक टेंसाइल हो गया। लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो सेम है कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल, बट मैग्नीट्यूड का कुछ पता नहीं है। अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड का हो तो बराबर हो सकता है, तो कह सकते हैं कि मे भी हो सकता है। तो स्ट्रेस डेवलप एट पॉइंट बी इज मैक्सिमम। बी पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा, बी पॉइंट पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कॉम्प्रेसिव यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स बी पे जो है कॉम्प्रेसिव है तो मैक्सिमम होगा, इसलिए मैक्सिमम जो होगा कहाँ होगा, बी पे। पॉइंट मेरा बी था तो बी पे जो मेरा होगा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम हो गया बी पर जो पॉइंट हो गया, दोनों कंप्रेसिव था, बी पॉइंट यहाँ पे था तो बी पे ये एक्सिस का ऊपर जो स्ट्रेस था वो भी पॉजिटिव था, मीन्स कॉम्प्रेसिव था, और बाई एक्सिस के ऊपर भी जो स्ट्रेस था वो भी कॉम्प्रेसिव था, तो मैक्सिमम हो गया मेरा बी पे। तो ये भी सही हो गया, ये मे भी सही, मे और मे नोट भी हो सकता था। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, द स्ट्रेस डेवलप एट पॉइंट बी एंड सी आर कॉम्प्रेसिव। बी और सी पे कॉम्प्रेसिव है, बी पे तो कॉम्प्रेसिव है मेरा, बट सी पे देखा जाए तो टेंसाइल है, सी पे देखा जाए तो टेंसाइल है, तो इस तरह से सी मेरा गलत हो गया। स्ट्रेस देखें सी पे जो मेरा वो टेंसाइल है और बी पे जो मेरा वो कॉम्प्रेसिव है। ठीक है, एक्सिस एक्सिस का वर्ड, तो ये कॉम्प्रेसिव था, ये भी कॉम्प्रेसिव था, तो मैक्सिमम मेरा बी पे था, तो इस तरह से ये मे बी नोट भी हो सकता है, बी पूरा करेक्ट है, और सी जो मेरा वो सिर्फ बी पॉजिटिव होगा, बी पे जो होगा कॉम्प्रेसिव होगा और सी पे मेरा टेंसाइल होगा, तो ये मेरा गलत हो गया। तो एक और दो दोनों सही हो सकता है, तो एक और दो किस में दिया हुआ देख लेते हैं, एक और दो मेरा बी में दिया, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। 2 मीटर लॉन्ग बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन 50 mm एक्सटेंडेड 2 mm अंडर द लिमिटिंग एक्सेल स्ट्रेस, मीन्स 2 मीटर का लेंथ दिया हुआ है, 50 mm स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, 2 mm अंडर द लिमिटिंग एक्सटेंड मीन्स चेंज इन लेंथ जो हो रहा है और 2 mm हो रहा है, किसके वजह से, एक्सेल स्ट्रेस जो लग रहा है, स्ट्रेस दिया हुआ है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है, हम लोग जानते हैं हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई ई विद इन इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर ई नहीं दिया होता, इसका दूसरा फॉर्म भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसका फॉर्म होता है क्या, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक और फार्मूला जो होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस मेरा दिया हुआ है, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू स्ट्रेस मेरा दिया हुआ 200, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा 2 डिवाइड बाई 2 मीटर है, 2 मीटर को हम mm में चेंज करेंगे तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 तो 0.1, इस 0.1 के आसपास आ रहा है, तो 0.1 आ रहा है, तो 0.1 आ रहा है, तो 0.1 इसका देख लेते हैं आंसर किस में है, तो 0.1 मेरा हो गया, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, इफ ई का वैल्यू दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है, एक्सेल पुल दिया हुआ है 60 kN, सडनली अप्लाइड टू स्टील, सडनली अप्लाइड है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सडनली अप्लाइड है टू ए स्टील रड 50 mm इन डायमीटर एंड 4 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 50 mm का और लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर लॉन्ग, कॉज एन इंस्टेंटेनियस इलोंगेशन ऑफ द, तो इलोंगेशन इसका कितना होगा, सडनली के लिए, सडनली जब अप्लाइड लोड होता है तो जो इलोंगेशन होता है वो कितना होता है 2PL डिवाइड बाई AE। पी मेरा दिया हुआ था पुल दिया हुआ मेरा 60, एल दिया हुआ 4 मीटर, ए दिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ मेरा, एरिया नहीं दिया, एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 पाई बटा 4 डी स्क्वायर, डी का वैल्यू दिया हुआ और ई दिया हुआ, सबको सोल्व करेंगे। सिंपल सा सिर्फ इंपॉर्टेंट स्पॉट में ये था कि सडनली में जो चेंज इन लेंथ होता है वो कितना होता है 2 टाइम्स PL बाई AE। एरिया निकाल लेंगे, ए दिया हुआ, एल दिया हुआ, पी दिया हुआ, सबको सोल्व करेंगे डाटा पुट करके, सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है मेरा 1.19 mm आ रहा है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ टू स्प्रिंग ऑफ K1 एंड K2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में अगर 2 स्प्रिंग दिया हुआ है, मान लीजिए K1 है, ये K2 है, तो पूछ रहा था स्टिफनेस ऑफ द कंबाइंड स्प्रिंग, तो कंबाइंड होता है वो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जब सीरीज में रहता है, तो के इक्विवेलेंट 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 हो जाता है। तो यहाँ से के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सीरीज में के इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, के इक्विवेलेंट बराबर हो जाता है K1 प्लस K2,
डिवाइड बाई K1 इंटू K2। देख लिए मेरा 1/K इक्वलेंट बराबर कितना हो गया, K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 इंटू K2। इसको K इक्वलेंट निकालें यहाँ से, तो K इक्वलेंट मेरा कितना हो जाएगा, K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो गया। सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा रहा था, सीरीज में जो रहता है तो K इक्वलेंट जो होता है 1/K इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 एंड सो ऑन। यही अगर पैरेलल में रहे, अगर पैरेलल में स्प्रिंग रहे, पैरेलल कैसे होता है, अगर इस तरह से जुटा हुआ रहे इसको पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल में जो K इक्विवेलेंट होता है वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, मीन्स K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हो जाता है, ये पैरेलल में हो जाता है। पैरेलल में स्प्रिंग जो होता है स्टिफनेस बढ़ जाता है और सीरीज में होता है वो कम जाता है। तो यहाँ पर सीरीज पूछ रहा था, तो सीरीज के लिए मेरा हो गया ये आंसर 1/K1 प्लस 1/K1 प्लस 1/K2, 1/K1 प्लस 1 डिवाइड बाई K2 इज इक्वल टू 1/K इक्विवेलेंट। यहाँ से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। थिक सिलेंडर दिया हुआ लेम्स थ्योरी के द्वारा इसको सोल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, थिक सिलेंडर का सोल्यूशन होता है लेम्स थ्योरम होता है। तो सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल ऑफ लिनियर इनर डायमीटर दिया हुआ DI एंड आउटर डायमीटर दिया D0 subjected to internal fluid pressure of intensity P, fluid pressure P दिया हुआ, the variation of then circumferential stress Py in the given thickness of the cell। तो सेल में जो प्रेशर होगा, इंटरनल सर्कमफ्रेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस होगा, वो कितना होगा वो पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि ये हाइपरबोलिकली वेरी करता है और इनर पर जो होता है मैक्सिमम होता है। ये वेरी जो करेगा हाइपरबोलिकली वेरी करता है और इनर साइड जो होता है, इनर जो हॉलो में अगर है तो सेल का जो इनर पार्ट है इनर में ज़्यादा होता है और आउटर में कम होता है। इस तरह से स्ट्रेस होता है। तो इसका फिगर देख लेते हैं किस में है। तो फिगर मेरा एक ही में दिया हुआ, दैट इज ये स्ट्रेट दिया हुआ। तो स्ट्रेट नहीं हुआ, जो इस जो फिगर होता है, जो अपवर्ड लाइन जो है ये हाइपरबोलिकली है। कभी ये भी आता है कैसा शेप होता है, तो हाइपरबोलिकली होता है, ठीक है। और मैक्सिमम जो होता है इनर साइड में होता है। ध्यान से देखना कि मैक्सिमम जो है वो इनर साइड में है, दैट इज बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए स्टील वायर of 20 mm diameter is bent into circular shape of 10 मीटर रेडियस इफ E। इस एक वायर दिया हुआ है 20 mm डायमीटर का, बेंड किया जा रहा है उसका, हम इस तरह से उसका वायर को हम बेंड कर रहे हैं सर्कुलर शेप में। और इसका जो रेडियस हो रहा है वो कितना दिया हुआ, मान लिया रेडियस R है, ठीक है, रेडियस 10 मीटर, रेडियस इफ E इधर इलास्टिसिटी दिया हुआ है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस पूछ रहा है। तो बेंडिंग स्ट्रेस इसमें बेंड हो रहा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला क्या कहता है, M डिवाइड बाई I इज इक्वल टू E बाई R इज इक्वल टू F बाई बाई। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो E R दिया हुआ है, स्ट्रेस निकालना है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, मीन्स F का वैल्यू निकालना है यहाँ से, F का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो F बराबर, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको हम, F बटा बाई F डिवाइड बाई इज इक्वल टू E बाई R। अगर F मैक्सिमम चाहिए तो बाई का वैल्यू अगर F यहाँ से निकाला जाए तो F बराबर क्या हो जाएगा मेरा, E बाई R इंटू बाई मैक्स। बाई का वैल्यू अगर मैक्सिमम डालेंगे तो हो जाएगा। ये बेंड किया जा रहा था, अगर इस तरह से बेंड किया रहे हैं, रेडियस मेरा दिया हुआ, R का वैल्यू दिया हुआ, E दिया हुआ, बाई मैक्स जो इसका होगा 20 mm डायमीटर था। यहाँ पे ध्यान देना है कि 20 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो बाई मैक्स होगा D/2 होगा। तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। जो डायमीटर दिया हुआ है वायर का, उसका जो आधा होगा तो उसको बाई मैक्सिमम होगा। इस तरह से देख सकते हैं कि जो मेरा सिग्मा मैक्स या F मैक्स का वैल्यू जो होगा, बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को कितना हो जाएगा, ई कितना दिया था 2 × 10⁻6 डिवाइड बाई R दिया होता 10 मीटर, इसको mm में कन्वर्ट करते हैं तो 10 × 10⁻3 हो जाएगा। बाई मैक्स कितना हो गया, बाई मैक्स बराबर 10/2 हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, क्योंकि D/2 होगा। तो इसको हम 20/2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना रहा है, 3 4 यहाँ से कट गया, तो 2 × 10⁻2 यहाँ बचा, एक यहाँ 3, 2 × 10⁻3। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 × 10⁻3 बी में दिया हुआ। सिंपल मेरा बेंडिंग इक्वेशन इसमें लगाना था। बेंडिंग इक्वेशन मेरा क्या होता है, M डिवाइड बाई I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R इज इक्वल टू
एफ डिवाइड बाई। तो मैक्सिमम पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए बाई मैक्स का कर देंगे, बाई मैक्स जो हो जाएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट वही था dy/2 कर देना, दैट इज बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट तक ने क्या करा, गिवन दैट फॉर एन एलिमेंट ऑफ इन बॉडी होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है सब्जेक्टेड टू प्लेन स्ट्रेस दिया हुआ Ex E/, इन Ez, नॉर्मल स्ट्रेन इन x, y एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, इफ म्यू इज द पॉइसंस रेशियो दिया हुआ, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज ऑफ द एलिमेंट, यूनिट वॉल्यूम चेंज कितना हो जाएगा इसमें, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अगर देखा जाए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा जाए तो क्या होता है Ex प्लस E/, प्लस Ez, तीनों डायरेक्शन में जो चेंज हुआ वही होगा इसका। तो x डायरेक्शन का स्ट्रेन, बाई डायरेक्शन का स्ट्रेन और z डायरेक्शन का जो स्ट्रेन होगा, इनको को जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम स्ट्रेन निकल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो चेंज इन Vy ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम मेरा आ जाएगा Ex प्लस E/, प्लस Ez, दैट इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए स्टील क्यूब ऑफ वॉल्यूम, एक स्टील क्यूब दिया हुआ, इसका वॉल्यूम दिया हुआ 8000 cc सेंटीमीटर क्यूब, इज सब्जेक्टेड टू एन ऑल राउंड स्ट्रेस दिया हुआ इस पर कितना 1330 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, बल्क मॉडुलस के का वैल्यू दिया हुआ, देन द वॉल्यूमेट्रिक चेंज क्या होगा। तो एक हम लोग रिलेशन जानते हैं बल्क मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस और वॉल्यूम चेंज में क्या होता है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई डेल V/V या वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ठीक है। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है मेरा, चेंज इन प्रेशर दिया हुआ है मेरा, चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है मेरा, पूछ रहा है इसमें कितना, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ओरिजिनल वॉल्यूम दिया हुआ V का वैल्यू, तो चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है कितना होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम यहाँ से निकालते हैं क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के ऊपर इधर चल जाएगा था, तो हो जाएगा मेरा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल P इंटू V डिवाइड बाई K। डेल P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, चेंज इन प्रेशर मेरा दिया हुआ है, मटेरियल स्ट्रेस तो ये दिया हुआ 1330, ठीक है। बल्क मॉडुलस मेरा दिया हुआ 1.33 इंटू 10⁻⁶, वॉल्यूमेट्रिक दिया हुआ 800 cc। इसको पुट करते हैं इसमें, तो के का जो मेरा डेल V का जो वैल्यू आ रहा है, डेल V का वैल्यू मेरा कितना आ गया, यहाँ से अगर पुट करते हैं सबका डाटा इसमें, तो डेल V पे चेंज इन प्रेशर मेरा कितना था 1330, वॉल्यूम कितना था 8000, सब सीसी में ये सेंटीमीटर क्यूब में है, और नीचे दिया हुआ था मेरा के का वैल्यू कितना हुआ 1.33 इंटू 10⁻⁶। इसको सोल्व करेंगे तो 6 इसमें 2 चला गया तो 4 तो 3 1 4, इसे ही कट गया, बच गया मेरा 8 cc सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, तो 8 cc। ऑप्शन देख लेते हैं 8 cc, दैट इज ए। सिंपल सा फॉर्मूला था के इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाई चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम, या चेंज इन प्रेशर बाई चेंज इन स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक चेंज, यही होता है बल्क मॉडुलस का। इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इन टर्म ऑफ बल्क मॉडुलस के एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द पॉइसंस रेशियो कैन बी। एक फॉर्मूला पूछ रहा है पॉइसंस रेशियो का क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं दैट 32/62, ये याद रखना 32 डिवाइड बाई 62, 32 डिवाइड बाई 62 इसका ट्रिक था 32/62, 32 डिवाइड बाई 62, इसी में होता है ऊपर में होता है 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2g, 3k माइनस 2g डिवाइड बाई 6k प्लस 2g, या इसको 32/62 ट्रिक्स याद रखते हैं। 32/62 एक ही में ऑप्शन में रहा, ऊपर में माइनस होता है, दैट इज सी, फॉर्मूला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, द क्रॉस सेक्शन ऑफ बार इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, यूनिएक्सियल और टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ मेरा P, देन द टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द प्लेन इंक्लाइन एंड थीटा टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार। टेंजेंशियल स्ट्रेस पूछा, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग जानते हैं σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाई 2 sin 2 थीटा। अगर सिर्फ है तो सिर्फ एक्सेल टेंसाइल है तो σ2 का जो वैल्यू होगा वो 10 to 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जो मेरा टेंजेंशियल स्ट्रेस जो वैल्यू आ गया, टॉ का वैल्यू कितना हो गया σ डिवाइड बाई 2 sin थीटा, ठीक है, सिग्मा बाई साइन 2 थीटा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो सिग्मा sin 2 थीटा बाई 2, सिग्मा sin 2 थीटा बाई 2, दैट इज इसका ऑप्शन देख रहे हैं आंसर, दैट इज ए। सिंपल एक फॉर्मूला था इसका, टॉ इज इक्वल टू कितना होता है
तो किसी एंगल पे अगर एक्स पे निकालते हैं एक्स वाई डायरेक्शन में, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा प्लस, इसमें अगर शियर स्ट्रेस भी दिया हो रहा था तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस हो जाता है माइनस टाउ कोस 2 थीटा। यहाँ पर सिर्फ एक्सेल था, एक ही डायरेक्शन में लगा हुआ था, तो सिग्मा 2 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो सिग्मा सिग्मा की जगह पे मेरा जो वैल्यू दिया हुआ था पी दिया हुआ है, तो पी साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इसका आंसर आ गया था। नेक्स्ट इसका आंसर हो गया मेरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा 200 का। कंसीडर द, क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ, ऑन प्लेन हैविंग मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस देयर विल बी नो टेंजेंशियल स्ट्रेस। कर रहा है कि वैसा प्लेन जिस पे जो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो वो मैक्सिमम और मिनिमम हो, उस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं होता। तो जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन जो होता है उस पर शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो वही प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है मैक्सिमम या मिनिमम होता है उस प्लेन पे, इस प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, उस प्लेन पे शियर स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस मेरा नो टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो इसको प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। ये मेरा सही है। शियर स्ट्रेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आर न्यूमेरिकली इक्वल। शियर स्ट्रेस जो होता है, शियर स्ट्रेस अगर दो परपेंडिकुलर प्लेन पे है तो शियर स्ट्रेस पे जानते हैं कि जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन होता है उस पर जो शियर स्ट्रेस होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है। अगर मॉडुलस से देखा जाए तो इक्वल होता है। ये भी सही हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पहला जो प्लेन था वो प्रिंसिपल प्लेन के बारे में बता रहा था, प्रिंसिपल प्लेन पर टेंजेंशियल स्ट्रेस जीरो होता है। तो इस तरह से मेरा ये सही हो गया। तो दूसरा पूछ रहा शियर स्ट्रेस जो होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, इस प्लेन पर देखा जाए तो शियर स्ट्रेस जो होता है मैग्नीट्यूड जो है न्यूमेरिकली बोले वो इक्वल होता है। तो ये भी सही है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल। सम नहीं होता डिफरेंस होता है, सम नहीं होता डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक पॉइंट गलत पकड़ा गया, सम नहीं होता डिफरेंस होता है, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस का होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, ये होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ना कि सम होता है। तो इस तरह से ये गलत हो गया, 1 2 सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 सिर्फ एक में दिया हुआ, दैट इज बी इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। इन स्ट्रेस बॉडी, कोई स्ट्रेस बॉडी है, elementary cube of material is taken at a point with face perpendicular to x and y direction. Axis the tensile stress is equal to 15 kilonewton per centimeter square and दो स्ट्रेस दिया हुआ है 15 and 9 का। observe on the respective faces. They are also accompanied by the shear stress equal to 4k than the magnitude of the principal stress. फिगर करने का मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक मेरा कोई क्यूब दिया हुआ है, इस पर दो स्ट्रेस लग रहा है, दोनों टेंसाइल है। एक दिया हुआ 15 और एक दिया 9 यूनिट दिया हुआ, और एक शियर स्ट्रेस दिया हुआ। शियर स्ट्रेस कितना का दिया हुआ 4 का दिया हुआ। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना होगा। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला पे आते हैं, दो डायरेक्शन का सिंपल से फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं, सिग्मा 1 या सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। सिग्मा एक्स बराबर 15 मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं, और सिग्मा वाई बराबर कितना 9 दिया हुआ 9 मान लेते हैं। दोनों टेंसाइल है तो पॉजिटिव सेम साइन में मानते हैं, और टाउ का तो वैल्यू 4 दिया हुआ है। इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई 15 कितना था मेरा 15 और 9, 15 5 20 4 कितना हो गया 15 5 20 4 24 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हो गया मेरा 12 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद मेरा आ रहा है यहाँ पे कितना 15 माइनस 9 हो गया, तो बच गया यहाँ पे 6 6 3 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 12 प्लस माइनस 5। ठीक है, तो मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो वैल्यू आ गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर से सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू 12 प्लस माइनस 5। तो सिग्मा 1 मैक्सिमम अगर मान लेते हैं मेजर तो 17 हो जाएगा, और सिग्मा 2 माइनर मानते हैं तो 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7। तो 17 और 7
17 एंड 7, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें 17 और 7, तो 17 और 7 मेरा बी में दिया हुआ है, दोनों टेंसाइल नेचर का टेंसाइल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल से फार्मूला लगाना था इसमें, अगर याद रखना तो सिंपल प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको हम लोग रेडियस भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ मूवर सर्किल। शॉर्टकट में भी याद रख सकते हैं कि जो अंदर का जो स्क्वायर रूट में होता है उसको पूरा पोर्शन क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ मूवर सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। इन रेक्टेंगल एलिमेंट सब्जेक्टेड टू लाइक प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस P1 एंड P2, प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है। दोनों रेक्टेंगल एलिमेंट सब्जेक्टेड टू लाइक प्रिंसिपल स्ट्रेस, टेंसाइल भी है और लाइक भी है, सेम नेचर का है, टेंसाइल है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन डायरेक्शन एक्स एंड वाई, देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वुड बी। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है इसका हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। P1 माइनस P2 का दोनों का टेंसाइल दिया हुआ, तो P1 माइनस P2 बाई 2 हो जाएगा। और कहाँ पे एक्ट करता है, 45 डिग्री या 135 डिग्री, मीन्स या तो पाई बाई 4 पे या 3y/4 पे इलाज करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डी। नेक्स्ट कर रहा द माइल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखते हैं। माइल्ड स्टील दिया हुआ, पहला सबसे पहले दिया हुआ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन फेल इन द टॉर्सन। माइल्ड स्टील को एक स्पेसिमेन दिया हुआ है, टॉर्सन में कैसा फेल करेगा वो डिजाइन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि टॉर्सन टेस्ट जब होता है, टॉर्सन टेस्ट में होता है तो जो डक्टाइल मटेरियल फेल होता है, वो 90 डिग्री पर फेल होता है, और जो ब्रिटल मटेरियल फेल करता है वो 45 डिग्री पर फेल करता है, ठीक है। टॉर्सन टेस्ट में जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो 90 डिग्री पे फेल करता है, और ब्रिटल मटेरियल जो है 45 डिग्री पे फेल करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें 90 डिग्री पे कौन कर रहा है, 90 डिग्री मेरा एक में दिया हुआ है, ये हो गया मेरा डक्टाइल के लिए। और माइल्ड स्टील पूछ रहा था तो माइल्ड स्टील डक्टाइल होता है, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो गया। ये केस देखा जाए तो ये किसके लिए हो जाएगा, ब्रिटल के लिए हो जाएगा। अगर जो ब्रिटल मटेरियल आएगा तो इसमें कास्ट आयरन हो गया। ये टॉर्सन टेस्ट के लिए था। टॉर्सन टेस्ट में जो फेल होता है, टॉर्सन टेस्ट के लिए तो डक्टाइल मटेरियल जो है वो फेल कितना पे हो रहा है, 90 डिग्री पे, और ब्रिटल मटेरियल जो है वो फेल हो रहा है 45 डिग्री पे। यही अगर टेंसाइल टेस्ट रहता तो टेंसाइल टेस्ट में क्या होता है, जो डक्टाइल मटेरियल है वो कितना में फेल करता है, 45 डिग्री पे, और जो ब्रिटल मटेरियल है वो कितना में फेल करता है, वो 90 डिग्री पे। अगर कॉम्प्रेसिव टेस्ट निकालते हैं तो कॉम्प्रेसिव टेस्ट में जो ब्रिटल मटेरियल फेल होता है, जो टेंसाइल मटेरियल जो होता है वो बकल कर जाता है, मीन्स ब्रिजल इसको बोलते हैं। डक्टाइल मटेरियल जो होता है कॉम्प्रेसिव टेस्ट में ब्रिजल हो जाता है, और ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो कितना में फेल करता है, 45 डिग्री पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, इसको भी याद रखना है शुरू से लेकर के, टॉर्सन टेस्ट के लिए, टेंसाइल टेस्ट के लिए और कॉम्प्रेसिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 204 नंबर क्वेश्चन। ए पॉइंट इन ए स्ट्रक्चर देयर आर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस, दो को टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है 800 kg per centimeter square एंड 400 kg per centimeter square। द पॉइसन्स रेशियो म्यू का वैल्यू दिया हुआ, व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेंशन कितना होगा इसमें। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होता है वो पहले देखते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी के पूछ रहा था। मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी हम लोग जानते हैं कि सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 इज लेस देन इज इक्वल टू सिग्मा एल बाई ई होता है। सिग्मा मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी अगर पूछा जाए तो E1 माइनस म्यू E2 इज लेस देन इक्वल टू ई डिवाइड बाई ई होता है। इल्ड जो होता है, इल्ड स्ट्रेंथ का लेस होता है। इसको अगर स्ट्रेस के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 डिवाइड बाई ई इज लेस देन सिग्मा एल डिवाइड बाई ई, या फिर सिंपल फॉर्म में इसको लिखें तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी क्या कहता है, सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा एल। सिग्मा 1 मेरा दिया हुआ है कितना, 800 दिया हुआ था, सिग्मा 2 का मान लेते हैं 400, और म्यू दिया हुआ मेरा 0.25 दिया हुआ था। तो इससे सॉल्व करते हैं तो मेरा
800 माइनस म्यू कितना दिया हुआ 0.25, तो 1/4 इंटू सिग्मा 2 दिया हुआ कितना 400, तो कितना हो जाएगा 4 से 4 1, तो 800 माइनस 100 तो 700। तो यहाँ से कह सकते हैं कि सिग्मा एल का जो वैल्यू आ गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 700। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मैक्सिमम 700 हो जाएगा। यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि दो स्ट्रेस दिया हुआ है, दोनों टेंसाइल नेचर का है, पॉइसन रेशियो दिया हुआ है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिग्मा एल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, मीन्स इक्विवेलेंट स्ट्रेस कितना होगा, तो मेरा 700 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 205 क्या कर रहा है, एक फिगर दिया हुआ है बीम का जो सैग कर रहा है, और स्क्वायर सेक्शनल बीम, एक स्क्वायर सेक्शनल बीम दिया हुआ है स्क्वायर शेप का है, पूछ क्या रहा है फिगर एग्जैक्टेड व्यू ऑफ द डिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अच्छा, इसमें पूछ रहा है अगर इस सेक्शन है तो जो डिफॉर्म सेक्शन इसका होगा उसका शेप पूछ रहा है। तो डिफॉर्म सेक्शन जैसे ही देख लेते हैं इसका, इस तरह से डिफॉर्म है, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, ऊपर की ओर तो कभी ये होगा नहीं, जब भी होगा तो नीचे के पोर्शन का होगा। तो नीचे के पोर्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज सी। अब इस तरह से मेरा इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन लेंगे तो जो सैग करेगा तो इसका किसी क्रॉस सेक्शन के पार्ट का तो निकालते हैं तो इस तरह से ही रहेगा। तो इस तरह से इसका सिर्फ एक ही दिया हुआ, दैट इज सी, इसका करेक्ट आंसर हो गया सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेल्यूर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेल्यूर क्राइटेरिया yielding in material occurs when, according to maximum shear stress theory, according to maximum shear stress failure, maximum shear stress failure क्या कहता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है सिग्मा मैक्स का जो वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू yielding/2 होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है यील्ड स्ट्रेस का हाफ ऑफ यील्ड स्ट्रेस। तो ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फेल्यूर एट यील्ड कंडीशन कितना होगा, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ द यील्ड अभी हम लोग देखे थे, यील्ड का हाफ होता है सिग्मा एल डिवाइड बाई 2, दैट इज ये इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ ए बीम हैज 2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री इवन द शियर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विथ सेंट्रॉइड। जब टू एक्सिस दिया हुआ है, मीन्स एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दिया हुआ है, तो शियर सेंटर जो है और जब भी होता है तो इसका जो कोइंसाइड एक्सिस होता है, मीन्स दोनों एक्सिस का जो कोइंसाइड पॉइंट होता है उस पॉइंट पे शियर सेंटर होता है, ये हम लोग जानते हैं। बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ए बीम हैज 2 एक्सिस, जब 2 एक्सिस दिया हुआ है सिमेट्री है, इवन द शियर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड, डज नॉट कोइंसाइड नहीं, ये कोइंसाइड करता है, मीन्स कोइंसाइड करता, यहाँ पर नोट दिया हुआ इस तरह से ये गलत हो गया स्टेटमेंट। इसका कर रहा है, फॉर द सेक्शन हैविंग 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री द शियर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंट्रॉइड बट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर सिर्फ 1 एक्सिस दिया हुआ है, मीन्स 1 एक्सिस दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि शियर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद सेंट्रॉइड। ऐसा नहीं जरूरी है कि सेंट्रॉइड कोइंसाइड नहीं करे, बट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसी पे लाइज करेगा। तो ये मेरा सही है, सिंगल एक्सिस रहता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उस सेंट्रॉइड पे ही उसका शियर सेंटर लाइज करे, बट उस एक्सिस पे लाइज करेगा। तो इस तरह से मेरा 2 स्टेटमेंट सही है। इफ द लोड, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इफ ए लोड पासेस थ्रू द शियर सेंटर देन देयर विल बी ओनली बेंडिंग इन द क्रॉस सेक्शन एंड नो ट्विस्टिंग। शियर सेंटर हम लोग जानते हैं कि शियर सेंटर ऐसा पॉइंट होता है, शियर सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर सिर्फ बेंडिंग मोमेंट होता है, ट्विस्टिंग नहीं होता, मीन्स टॉर्क 0 होता है, ट्विस्टिंग 0 एट दैट पॉइंट इज नोन एज शियर सेंटर, वहाँ पर सिर्फ ओनली बेंडिंग होता है। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक्स याद भी करते हैं हम लोग, CM याद रखते हैं, CM शियर सेंटर पर क्या रहता है, तो सिर्फ मोमेंट रहता है, तो शियर सेंटर पर सिर्फ मोमेंट रहता है। तो ये स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। द लोड पासेस थ्रू द शियर सेंटर, जब कोई लोड शियर सेंटर से पास करता है, तो उस पर सिर्फ क्या होगा, ओनली बेंडिंग होगा, देयर इज नो ट्विस्टिंग। तो स्टेटमेंट मेरा 3 भी सही है और 2 भी सही है। तो इस तरह से देखें 2 और 3 सही है, तो स्टेटमेंट मेरा 2 3 सी में था, तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा, इन द थिन बाल टी सेक्शन दिया हुआ द शियर सेंटर सी इज लोकेटेड है। तो टी सेक्शन दिया हुआ है तो इसमें शियर सेंटर कहाँ पे लोकेट करेगा, तो हम लोग जानते हैं शियर सेंटर जब भी लोकेट करता है तो जो कोइंसाइड पॉइंट होता है दोनों एक्सिस का, जो कॉमन या कोइंसाइड पॉइंट होता है दोनों एक्सिस का, उस पॉइंट पे शियर सेंटर लाइज करता है। तो ये पहला दिया हुआ है इस पॉइंट पे, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे लाइज करेगा नहीं, जब भी लाइज करेगा तो कॉमन जो सेंट्रॉइड है उस पर लाइज करेगा। सी ई देखो ये सही दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट। चारों ऑप्शन अगर इसका देखते हैं बढ़िया से,
तो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि यहाँ पे लाइज करेगा ना, दूसरा मेरा सही है क्योंकि ये कौन साइड पे लाइज कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखो सी कहाँ दिया हुआ है तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में नीचे पॉइंट दिया हुआ है बॉटम पे, तो ये भी गलत है और टॉप पे भी गलत है। तो इस तरह से मेरा एक जो हो गया सीयर सेंटर टी सेक्शन में ज्वाइंट पे या कॉमन जो एक्सिस हो गया सेंट्रॉइड उस पर लाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम शो इन फिगर। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है इसका। तो इसको अगर दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो इस तरह से दिया हुआ है इसको दूसरा फॉर्म में हम इसको तो दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो पॉइंट लोड है, पॉइंट लेट को हम सेंटर पे लाने का, इस पॉइंट पे लाने का कोशिश कर रहे हैं और इसी पे एक मोमेंट डाल देते हैं। मोमेंट कितना हो जाएगा, 2 दिया हुआ इधर 1 दिया इधर, तो 2 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लग दिया, एक पॉइंट लोड लग गया यहाँ पे 2 का। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म में देखें तो अब इसका रिएक्शन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो रिएक्शन निकालेंगे, 2 वर्टिकल लोड से 2 लग रहा है तो इसको एक समेसन ऑफ एफ एक्स प्लस समेसन ऑफ एफ एक्स बराबर 0 करेंगे और समेसन ऑफ एफ बाई बराबर 0 करेंगे तो आर ए आर बी का वैल्यू निकल जाएगा। आर ए का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर। इस फॉर्म को दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट किए हम पहले, इस बीम को दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 2 के एन का हो गया और इसी पॉइंट पे एक मोमेंट लग रहा है 2 के एन मीटर का। तो इस पर जो रिएक्शन आ रहा है अगर इक्विवेलेंट करेंगे आर ए प्लस आर बी इसको टू 0, तो आर ए बराबर कितना हो जाएगा, आर ए मान लेते हैं आर बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर लोड लग रहा है और मोमेंट लग रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर देखा तो सोल्व करेंगे तो इसको 0.8 आ रहा है और बी पे मेरा जितना आ रहा है 1.2 आ रहा है। तो अब इसको हम बी एम डी ड्रा करते हैं, तो बी एम डी ड्रा करेंगे तो इसको यहाँ से इस तरह से जाएगा। तो अगर 2 पॉइंट पे निकालते हैं, मेरा 2 मीटर था, 1 मीटर था, 2 मीटर था, तो 8 दूनी 16, यहाँ तक 16 जाएगा, फिर ऊपर 2 एक्स्ट्रा बढ़ गया एक्स्ट्रा एक्शन में, ये हो जाएगा, ये पॉइंट 1.6 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म बनेगा मेरा बी एम डी। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका बी एम डी का। तो ऑप्शन में देख लेते हैं बी एम डी किस में दिया हुआ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, वहाँ पे 1.6 आ रहा था पॉइंट का बॉक्स, तो यहाँ पे 1.6 है, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, ट्रांसफॉर्म कर लिए। पॉइंट जो कपल फॉर्म में दिया हुआ था तो इसको एक पॉइंट लोड में और एक कपल के फॉर्म में ट्रांसफर कर दिए इसको। जो मोमेंट हो गया तो मोमेंट बराबर 2 के एन मीटर हो गया और लोड तो 2n था, तो इससे यहाँ से रिएक्शन निकालिए और बी पर का भी रिएक्शन निकालिए। दोनों को रिएक्शन निकाल करके बी एम डी ड्रा करते हैं तो इस तरह से फॉर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, वो देखते हैं। फिर से बी एम डी एस एफ डी दिया हुआ, एस एफ डी दिया हुआ, बी एम डी दिया हुआ, कुछ क्या रहा है इसमें वो देखते हैं। एस एफ डी एंड बी एम डी आर द बीम शो इन फिगर, देन द कॉरस्पॉन्डिंग लोडिंग डायग्राम। लोडिंग डायग्राम पूछ रहा है। तो सबसे पहले देख रहा है कि जो बी एम डी जो मेरा दिया हुआ, बी एम डी जो दिया हुआ मेरा, बी एम डी जो दिया हुआ यहाँ पे, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो भी होगा तो यूडीएल होगा, जब भी होगा तो यूडीएल होगा। यूडीएल जो रहता है तो यूडीएल जो होता है उसमें बीएमडी पैराबोलिक बनता है, यूडीएल में पैराबोलिक बनता है। और पॉइंट लोड में तो मोमेंट जो है लीनियरली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर जब भी होगा तो पॉइंट लोड होगा, इस पॉइंट पे पॉइंट लोड होगा। और पॉइंट एस एफ डी अगर कांस्टेंट था तो एस एफ डी कांस्टेंट कब होता है, एस एफ डी कांस्टेंट होता है जब मेरा पॉइंट लोड हो या फिर कपल हो या मोमेंट हो। तो इस तरह से फॉर्म बनेगा। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं लोडिंग डायग्राम का। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन में यूडीएल है, यूडीएल जब भी आएगा तो यूडीएल में जो एस एफ डी बनता है वो 1 डिग्री का बनता है, मीन्स लीनियरली वेरी करता है, तो ये होगा नहीं। इसमें भी यूडीएल है तो ये भी नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन कट गया। अब बचा मोमेंट और एक पॉइंट सी एक डी। इस पॉइंट का अगर देखा जाए पॉइंट ए पे मोमेंट निकाला जाए तो यहाँ से देखा इसके अक्रॉस जो 1 के अकॉर्डिंग मोमेंट निकालेंगे इस पॉइंट ए पे तो मेरा 2 आएगा और इसका अपोजिट है, मीन्स एक क्लॉकवाइज आ रहा था एक एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मेरा मोमेंट 0 आ रहेगा। पॉइंट ए पे मोमेंट इसका 0 है, जबकि मेरा अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में पॉइंट ए पे मोमेंट जो है मेरा 4 है। तो इस तरह से ऑप्शन देखें तो मेरा ये भी गलत हो गया, तो एक बचा सिर्फ सी जिसका सही है। इसका अगर बी एम डी ड्रा करते हैं, इसका अगर एस एफ डी ड्रा करते हैं तो शेयर फॉल्ट डायग्राम इसका कितना होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, मीन्स रेक्टेंगल फॉर्म में बनेगा एस एफ डी। और अगर मोमेंट निकाला जाए तो मोमेंट यहाँ से यहाँ तक लिनियरली चेंज कर रहा है, फिर यहाँ पर डायरेक्ट चेंज करेगा क्योंकि मोमेंट ऑफ फिर यहाँ से लिनियरली वेरी करेगा। तो इस तरह से बनेगा, ये हो गया मेरा बी एम डी। तो इस तरह से मेरा आंसर सी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन varies uniformly from cross section 2D to D if the extension of the bar is calculated। बोल रहा है कि कोई बार दिया हुआ है, इस तरह से वेरी कर रहा है। मीन्स यहाँ पर डायमीटर 2D दिया हुआ था, यहाँ पर डायमीटर D दिया हुआ है। इफ द एक्सटेंशन ऑफ द बार कैलकुलेटेड ट्रीटिंग इट इज बार एवरेज डायमीटर देन द परसेंटेज एरर। तो इसके वजह से मतलब पहला कंडीशन, दो कंडीशन इसमें दिया हुआ। पहला कंडीशन में क्या कर रहा है कि डायमीटर जो है चेंज कर रहा है D से 2D तक, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है उसमें जो डायमीटर है उसको एवरेज कर दिया गया है, इसका एवरेज कर दिया गया, मतलब 2D और 3 का एवरेज कर दिया जाए तो 1.5D इसका बना दिया जाए। तो दोनों में परसेंटेज एरर चेंज कर रहा है जो कितना होगा। तो इसका एक्सटेंशन निकालते हैं। एक्सटेंशन का फॉर्मूला अगर डालते हैं डेल एल का, वो कितना होता है 4PL डिवाइड बाई पाई D1 D2 E। पहला केस में निकाल लेंगे, दूसरा केस में निकाल लेंगे डेल एल कितना हो जाएगा, तो 4PL डिवाइड बाई पाई D एवरेज का स्क्वायर मीन्स 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो D एवरेज का स्क्वायर इंटू E, ये सेकंड केस में हो जाएगा। दोनों का निकाल करके और 1 माइनस इसको डिवाइड कर देंगे, इस पहला का पहला केस माइनस दूसरा केस डिवाइड बाई पहला केस इंटू 100। इसको सोल्व कर दें। सोल्व करने के बाद मेरा जो आ रहा वैल्यू वो लगभग 11 पॉइंट समथिंग आ रहा, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल पहला फार्मूला निकालना था। पहला में PL का वैल्यू जो चेंज इन लेंथ होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4PL डिवाइड बाई पाई E D1 D2, यहाँ से निकालेंगे। सेकंड केस में क्या होगा चेंज इन लेंथ, अब एवरेज डायब हो रहा है तो 4PL डिवाइड बाई पाई D स्क्वायर इंटू E, एवरेज हो जाएगा D का। तो एवरेज कितना हो जाएगा 1.5, इसको स्क्वायर कर देंगे। दोनों केस में निकाल करके इसको एरर निकाल सकते हैं। तो एरर मेरा 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, दैट इज ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन and Young's modulus of the A are twice that of the B। बोल रहा है कि लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, द लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड यंग्स मॉडुलस मीन्स L अल्फा और E, जो A का जो है वो कितना है L अल्फा और E B से दोगुना है। तो मान लिया जाए कि B का अगर हम मान लेते हैं, B का मान लेते हैं L अल्फा और E दिया हुआ है, तो A का कितना हो जाएगा मेरा 2L 2 अल्फा और 2E, ठीक है। ये होगा इफ द टेम्परेचर ऑफ द बोर बार इंक्रीज्ड देन द सेम अमाउंट वाइल प्रिवेंटिंग एनी एक्सपेंशन देन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डेवलप द बार A एंड B। A और B में रेशियो पूछ रहा। तो हम लोग जानते हैं जो स्ट्रेस होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, स्ट्रेस जो होता है जब बार फिक्स है मीन्स फ्री एक्सपेंशन नहीं है, जब बार फिक्स है उस केस में होता है टेम्परेचर का वजह से एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन नहीं हो पाता जब दोनों एंड फिक्स किया हुआ है, प्रिवेंट किया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ क्वेश्चन में प्रिवेंटिंग, तो दोनों एंड मेरा फिक्स है या किसी वजह से रोके हुए एक्सटेंड नहीं करे, तब इसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से इसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है अल्फा TE होता है। या कैसे आया वो भी देख सकते हैं। टोटल अगर दोनों एंड मेरा फिक्स है तो चेंज इन लेंथ जो होगा वो 0 होगा। चेंज इन लेंथ जो होगा इसमें एक टेम्परेचर की वजह से कितना हो जाएगा L अल्फा डेल T, और एक इसमें जो टेम्परेचर की वजह से ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अल्फा L अल्फा डेल T, और एक स्ट्रेस डेवलप होगा या फिर स्ट्रेन जो होगा वो कितना होगा सिग्मा इंटू L डिवाइड बाई E इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन से हम अल्फा निकालते हैं या सिग्मा निकालते हैं, तो सिग्मा का वैल्यू निकाला यहाँ से, तो स्ट्रेस हो गया, ये लेंथ इंक्रीज हुआ उसके वजह से ये स्ट्रेस डेवलप हुआ, उसके वजह से जो चेंजिंग लेंथ हुआ उसके वजह से। तो इससे हम सिग्मा निकाल रहे हैं, तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ से निकालें तो सिग्मा बराबर कितना हो गया L अल्फा सिग्मा का जो वैल्यू होता है, सिग्मा का वैल्यू निकल के आ रहा है, और अल्फा TE, L नहीं L से L कट गया तो अल्फा TE। अभी हम लोग देखें A, अब इसमें पूछ रहा है सिग्मा A और सिग्मा B का रेशियो, तो सिग्मा A और B का रेशियो पूछ रहा है। तो सिग्मा A का जो अल्फा है 2 टाइम्स है अल्फा B का, और E भी है 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 हो जाएगा और नीचे 1 इंटू 1 हो जाएगा। इस तरह से मेरा टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा, आंसर मेरा B होगा। सिंपल सिर्फ फार्मूला याद रखना, सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा TE। टेम्परेचर के वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है जब बार का जो एंड है वो प्रिवेंट हो एक्सपेंशन के लिए, तब इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो अल्फा T इंटू E होता है, दैट इज B इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। द साइड ए बी ऑफ द स्क्वायर ब्लॉक ए बी सी डी एज शोन इन फिगर फिक्स्ड एट द बेस and it is under the state of simple shear causing shear stress दिया हुआ है, shear strain दिया हुआ है। shear stress मेरा tau दिया हुआ है और shear strain मेरा phi दिया हुआ है। रिलेशन दिया हुआ दोनों में, phi इज इक्वल टू tau बाई जी। phi जो होता है कितना दिया हुआ है, tau बाई जी। तो पूछ रहा है इसमें आप क्या हो देखते हैं, द डिस्टोर्शन शेप ए बी सी डी डैश एंड द डायगोनल स्ट्रेन लीनियर विल बी। जो डिस्टोर्शन शेप होगा वो कितना होगा, स्ट्रेन में फॉर्म में पूछ रहा है। तो ये जो होता है टॉ के बराबर होता है शियर स्ट्रेस, और इसी को अगर हम इक्वेट करें स्ट्रेन के फॉर्म में तो 5/2 होता है टॉ, या कहें या 5/2 का। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, 5 के फॉर्म में दिया हुआ है तो 5 के फॉर्म में मेरा 5/2 होता है, एक इक्विवेलेंट होता है टॉ का। तो इस तरह से मेरा ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द लिस्ट गिवन बिलो आर रिफर टू बार ऑफ द लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, यंग्स मॉडुलस सी, पॉइसन रेशियो म्यू एंड सब्सिट्यूट टू एक्सियल स्ट्रेस P and the list selected correct is the, मतलब इसमें फॉर्मूला पूछ रहा है, फॉर्मूला निकालते हैं क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम जानते हैं क्या हो रहा था, सिग्मा डिवाइड बाई ई 1 - 2 म्यू। पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो इस तरह से देख लिए कि मेरा कहाँ दिया हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज 3। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस में होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है P² डिवाइड बाई ये सिग्मा स्क्वायर है, स्ट्रेस है, डिवाइड बाई 2E। रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस और टू बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस में रेशियो कितना होता है, 312 याद है। E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। तो यहाँ से देख लिए कि बल्क मॉडुलस के फॉर्म में तो 2 हो जाएगा, E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू होता है। और रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस और रिजिडिटी के फॉर्म में कितना होता है, तो 1 + म्यू। तो इस तरह से मेरा हो गया आंसर। अगर देखा जाए तो ए का वॉल्यूमेट्रिक 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, 3 4 2 1। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 4 2 1 किस में दिया हुआ, 3 4 2 1 मेरा ए में दिया हुआ। इस तरह से ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ द प्रिज्मेटिक बार ऑफ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूफ आर डबल देन द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस बाई इट्स ओन वेट। कह रहा है कि कोई एक प्रिज्मेटिक बार है जो सीलिंग में इसको हैंगिंग किया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इसमें जो एक्सटेंशन होगा खुद का बेड का, मीन सेल्फ बेड के वजह से कितना होगा जब इसका जो ऑल डायमेंशन जो है वो डबल कर दिया जाए। तो हम लोग जानते हैं कि जब सेल्फ बेड के वजह से जो इलोंगेशन होता है किसी भी बार में, अगर ये मेरा बार है प्रिज्मेटिक बार दिया हुआ है, तो सेल्फ बेड की वजह से जो इलोंगेशन होगा इसमें, तो डेली लेंथ जो होगा वो गामा L² डिवाइड बाई 2E होता है जब ये है। और यही अगर कोनिकल शेप रहता तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है इसका। तो इसमें अगर डबल कर दिया जाए तो देख रहे हैं कि चेंज इन लेंथ जो है मेरा L² के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि चेंज इन लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L² का। डायमेंशन अगर डबल करते हैं तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस का। तो ऑप्शन देख लेते हैं 4 टाइम्स, दैट इज बी। सिंपल से याद रखना है कि चेंज इन लेंथ जो होगा खुद की वजह से या सेल्फ बेड की वजह से, तो गामा L² डिवाइड बाई 2E होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ऑन द एलिमेंट शो इन फिगर द स्ट्रेसेस सिग्मा x दिया हुआ, सिग्मा y दिया हुआ, tau y दिया हुआ। तो पूछ क्या रहा है इसमें, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल एंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस। रेडियस पूछ रहा है मोहर सर्किल का और प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, सिंपल सा फार्मूला अगर इसमें लगाएंगे तो रेडियस ऑफ मोहर सर्किल का क्या होता है, 2 तरह से कर सकते हैं, सिग्मा 1 - सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 ये कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ पे पता नहीं है। दूसरा फॉर्म क्या होता है रेडियस निकालने का, दूसरा फॉर्म होता है मेरा सिग्मा x - सिग्मा y डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। तो सिग्मा x मेरा दिया हुआ था कितना, सिग्मा x मेरा दिया हुआ था y 110 और सिग्मा y दिया हुआ है मेरा, रख लेते हैं कितना दिया हुआ है। अच्छा, तो हम r बराबर क्या निकाले फॉर्मूला, सिग्मा x - सिग्मा y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy का होल स्क्वायर। तो सिग्मा x 110 हो गया बाई 30 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकालें तो हो गया 8 80 40 40 का स्क्वायर। सिंपल सा देखा जाए r बराबर कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो मेरा 50, r बराबर मेरा आ गया 50। ऑप्शन देखते हैं, रेडियस जो है 50, तो रेडियस मेरा 50, पहले मोहर सर्किल का रेडियस है तो पहला 50 एक ही में दिया हुआ, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, मेरा आंसर ये हो गया।
अगर इसी फॉर्म में अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला जाए तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा जाए तो सिंपल लगा देता हूँ, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई टू प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स बाई का होल स्क्वायर। या फिर दूसरा फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई बाई टू प्लस माइनस आर। तो आर का वैल्यू में 50 निकालनी है। सिग्मा एक्स मेरा दिया हुआ था 110 प्लस सिग्मा बाई दिया हुआ था मेरा 30 डिवाइड बाई टू, तो 110 30 कितना हो गया, 110 30 40 2 70, तो मेरा प्लस माइनस है तो 70 प्लस माइनस, तो सिग्मा वन इंटू सिग्मा टू दोनों का वैल्यू हो जाएगा 70 प्लस माइनस 50। अब दोनों निकाल लेते हैं। तो सिग्मा वन का वैल्यू जो मैक्सिमम होता है मेजर वो होता है तो 7 5 12 120 हो गया। माइनर होता है कितना, तो मिनिमम होता है तो 70 माइनस 50 बोले तो 20 20 दोनों साइन पॉजिटिव है, मीन्स टेंसाइल है। तो 120 और 20 यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा 50 120 और 20। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, फ्लोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। The member subjected to uniaxial tensile force, the maximum normal stress, और है क्या, a member subjected to uniaxial tensile stress, the maximum normal stress is the external load divided by maximum cross section area। तो नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड जो होता है क्या होता है, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बराबर क्या होता है, तो लोड पर यूनिट एरिया। अगर इसको मैक्सिमम चाहिए तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया। जबकि यहाँ पर मैक्सिमम दिया हुआ है तो यहाँ से कह सकते हैं कि मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन द स्ट्रक्चर मेंबर इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग द शियर स्ट्रेस इज जीरो ऑन द प्लेन वेयर द नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। जिस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है उस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है, शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है, जानते हैं, क्योंकि इस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। इस प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होता है, उस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है, और उस प्लेन को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं। इस तरह से मेरा दो स्टेटमेंट सही हुआ, एक गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कर रहा है। द मेंबर सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग, यूनिएक्सियल लोडिंग है, द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज लेस देन द मैक्सिमम इन मेंबर सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोडिंग नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, जिस प्लेन पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो रहा है वो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज लेस देन द मैक्सिमम, तो जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो मैक्सिमम हो रहा है, मीन्स टॉ मैक्स जिस प्लेन पे हो रहा है उस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो जो मैक्सिमम से मीन्स सिग्मा मैक्स से वो कम होगा। तो यही स्टेटमेंट सही है, मीन्स ये मेरा सही था क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन था, और ये भी मेरा सही है। 2 और 3 एक को छोड़ करके पहला स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले ऐसे भी छाड़ सकते हैं इसको, अगर पहला गलत जैसे ही होता है तो 2 स्टेटमेंट को छोड़ करके, वैसे 2 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है तो पहला हम लोग जान गए गलत है, तो ऑटोमेटिक मेरा 2 और 3 सही होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए सर्टेन स्टील हैज प्रोपोर्शनल लिमिट दिया हुआ है 3000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन सिंपल टेंशन, इट इज सब्जेक्टेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है 1200 एंड 600, दोनों टेंसाइल नेचर का है। एंड अच्छा 3 दिया हुआ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 दिया हुआ, सिग्मा 3 कंप्रेसिव दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो हम लोग सिंपल पहले जानते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होता है टॉ मैक्स इज लेस देन इक्वल टू टॉ एल बाई 2 होता है, और टॉ मैक्स जो होता है मैक्सिमम ऑफ द एबव 3। जो मैक्सिमम जो होता है मतलब ये हो गया मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मैक्सिमम या इसको ट्रेस्का थ्योरी भी कहते हैं, जिसका लोकस होता है वो हेक्सागोनल होता है। पीछे हम लोग क्वेश्चन में देखे थे हेक्सागोनल बनता है इसका लोकस। तो ये मेरा हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब टॉ मैक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो टॉ मैक्स जो होता है, टॉ मैक्स जो होता है मैक्सिमम ऑफ द 3, मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 या सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 या सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ये तीनों में जो मैक्सिमम होगा, ये तीनों का जो मैक्सिमम होगा वो वही टॉ मैक्स का वैल्यू होता है। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा
तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू तीनों में कितना आएगा, तो फर्स्ट अगर निकाला जाए तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू करेंगे, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, या सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू ही कर रहे हैं तो 1200 माइनस 600 तो 600 हो गया। टू माइनस थ्री करेंगे तो टू मेरा टेंसाइल था 600 और 300 तो 300 कॉम्प्रेसिव है तो मेरा हो जाएगा 900। और थर्ड करें तो सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन तो ये हो गया कॉम्प्रेसिव मीन्स निगेटिव, यही 12 3 15 मीन्स 1500। ये तीन हो गया। तो इसमें मैक्सिमम अगर देखा जाए मैग्नीट्यूडली अगर देखा जाता है, मीन सिर्फ डिजिट देखा जाता है, मैग्नीट्यूड में लिया जाता है क्योंकि मॉडल्स देखे थे सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू मॉडल्स इसका लिया जाता है तो साइन यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। तो मैक्सिमम इसमें हो गया 1500। तो यहाँ से कह सकते हैं कि टॉ मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा एल बाई टू था तो टॉ मैक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है 1500 आ रहा है। सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू का सिर्फ वैल्यू लिए थे तो ये आया वो कितना हो जाएगा, सिग्मा एल्ड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देंगे तो सिग्मा एल्ड कितना दिया हुआ था मेरा 3000, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर कितना हो जाएगा 3000 डिवाइड बाई 1500। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू हो गया 3000 जो एल दिया हुआ था और मेरा मैक्सिमम जो आ गया टॉ मैक्स का वैल्यू 1500 आ गया। सब काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरा आ गया 2। सिंपल कॉन्सेप्ट यही था, टॉ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एल बाई टू कर सकते हैं या इसी में डिवाइड में हो जाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फॉर डिजाइन पर्पज से निकालो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी नीचे में आ जाता है। इसको सोल्व करके हम निकाल सकते हैं तो डी मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग का। मैचिंग में क्या करा, सीआर सेंटर प्रिंसिपल प्लेन फिक्स एंड एंड मिडिल थर्ड रूल। तो सीआर सेंटर जानते हैं, सीआर सेंटर वैसा पॉइंट होता है जहाँ पे सीआर सेंटर हम लोग सीएम याद किए थे। सीआर सेंटर वैसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ट्विस्टिंग जीरो हो और सिर्फ मोमेंट लगता है। तो ट्विस्टिंग जीरो हो तो पहला जीरो हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लेन उस प्लेन को कहते हैं जहाँ पे सीरियस स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है, तो सीरियस स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो गया। फिक्स्ड एंड पे क्या होता है, फिक्स्ड एंड पे मेरा स्लोप जीरो होता है। तो बचा मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल किस लिए होता है, टेंशन के लिए। यहाँ से कहें सीआर सेंटर तो 4 हो गया क्योंकि ट्विस्टिंग जीरो हो गया। प्रिंसिपल प्लेन पे मेरा सीरियस स्ट्रेस जीरो होता है तो इस तरह से 3 हो गया। फिक्स्ड एंड पे मेरा स्लोप जीरो होता है तो 2 हो गया। तो बच गया 1 4 3 2 1। ऑप्शन देख लेते हैं 4 3 2 1 मेरा 1 में दिया हुआ, दैट इज ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पूछ रहा है किसमें, ऑफ द फिक्स्ड बीम कैरिंग सेंट्रल पॉइंट लोड। इस तरह से दिया हुआ है, इस पॉइंट पे एक मैक्स डब्ल्यू लग रहा था, पूछ रहा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो फिक्स्ड एंड में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो फिक्स्ड एंड में होता है 1/4 टाइम्स होता है किसका, फिक्स्ड एंड में सिंपली सपोर्टेड बीम का 1/4 टाइम्स होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में कितना होता है 1/48, 1/48 या फिर पी डिफ्लेक्शन है ना PL/Q बाई 48 QI। ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता है जब पॉइंट लोड लगता है तो इसका 1.4 टाइम्स कर देंगे। या फिर सिंपली याद रखना है तो सिंपल याद रखते हैं इसका फिक्स्ड बीम में जो होता है पॉइंट लोड के केस में तो 1/192 PL/Q डिवाइड बाई EI होता है। या अगर UDL रहता तो UDL में क्या हो जाता है 1/5 टाइम्स होता है सिंपली सपोर्टेड का। तो उस केस में कितना हो जाता है 1/384 PL/Q डिवाइड बाई EI। ये होगा UDL के केस में, ये हो गया पॉइंट लोड के केस में। यहाँ पे पूछ रहा है क्या पॉइंट लोड के केस में तो WL की डिवाइड बाई 192 EI दैट इज C। ये अगर देखा जाए तो ये हो गया मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम लगागा और पॉइंट लोड है तो इसका अगर ये हो गया मेरा फिक्स्ड एंड है जब पॉइंट लोड है ये 1.4 टाइम्स होता है सिंपली सपोर्ट का, ये भी याद रखना है 1/4 टाइम्स होता है सिंपली सपोर्ट का। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया C। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये जो होता है डिफ्लेक्शन किस में होता है जब पॉइंट लोड दिया हुआ पॉइंट नहीं UDL दिया हुआ है और सिंपली सपोर्टेड है तब। और इसी का 1/5 टाइम्स हो जाता है जब मेरा फिक्स्ड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम किस में, जब फिक्स्ड बीम है दोनों एंड फिक्स है और इस पर UDL डाला हुआ है तो 1/5 टाइम्स हो जाता है डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL। तो ये चारों फार्मूला याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है इस तरह से, पूछ क्या रहा है इसमें क्वेश्चन देखते हैं। A cantilever frame shown in figure, the support by the vertical link B and C and carries load as shown in figure. The force in member AE। AE में पूछ रहा था, AE देख लेते हैं कहाँ है। AE तो हम लोग जानते हैं बाई ट्रस रूल, बाई ट्रस का जो रूल है जब कोई दो एंड कनेक्टेड है इस पर कोई लोड नहीं लग रहा तो दोनों जो एंड होगा दोनों साइड में वो जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये जीरो हो गया। दूसरा क्या है कि अगर दोनों ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया, अब ये बचा ट्रायंगल फॉर्म में यहाँ पे पॉइंट ये
तो इस तरह से देखा, हम ए में पूछ रहा था, तो ए में कितना हो गया मेरा बाय ट्रस्ट। जो ट्रस्ट का जो प्रॉपर्टीज होता है, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रस्ट, दो प्रॉपर्टीज होता है इसमें। अगर कोई मेंबर है ट्रस्ट का मेंबर है और इस पर कोई लोड नहीं लग रहा है, इस पर मान लिया जाए इस पॉइंट पे लग रहा है बट इस पॉइंट पे लोड नहीं लग रहा है, तो दोनों पॉइंट पे कोई सपोर्ट या लोड नहीं, तो जीरो होता है। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, दो बीम है और एक दो पॉइंट पे मेंबर है, ए है, बी है और सी है, दो मेंबर है, दोनों पे सिर्फ एक ज्वाइंट पे तीन मेंबर कनेक्टेड है, उसमें से दो जो है एक लीनियर है, मीन्स दो मेंबर जो है लीनियरली कनेक्टेड है, तो तीसरा मेंबर जो होगा उसमें जो लोड होगा, ऑटोमेटिक जो फोर्स होगा उसका जीरो होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहला जो देखे हम लोग कि अगर दोनों जो मेंबर होता है दो साइड कनेक्टेड होता है और इसमें कोई लोड कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस मेंबर पे इस ज्वाइंट पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस जो ज्वाइंट से जो कनेक्टेड मेंबर होगा उसमें जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर तीन मेंबर किसी ज्वाइंट से कनेक्टेड है, तीन मेंबर किसी ज्वाइंट से कनेक्टेड है और उसमें से दो जो मेंबर है वो एक दूसरे का लीनियर है, एक दूसरे का लीनियर है, तो तीसरा जो मेंबर है उसमें जो फोर्स लगेगा वो जीरो हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यही पूछ रहा था, इसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट लगाते हैं कि दो मेंबर एक ज्वाइंट से कनेक्टेड है और उस ज्वाइंट पे कोई भी लोड नहीं है या कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो कह सकते हैं कि दोनों जो मेंबर होगा उसमें जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो ए में मेरा पूछ रहा था, तो ए और ए बी दोनों में जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो ए बी में कितना हो जाएगा मेरा, ए में पूछ रहा था तो ए में मेरा जीरो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कर रहा है, इफ द लोड्स एंड द रिएक्शंस ऑफ द बीम शो इन फिगर आर गिवन इन द फिगर। लोड दिया हुआ है तो पूछ क्या रहा था, थ्रस्ट डायग्राम पूछ रहा है ऑन द सेक्शन ऑफ द बीम टेकिंग टेंशन पॉजिटिव, टेंशन को पॉजिटिव ले रहा है बिल्कुल। तो थ्रस्ट डायग्राम पूछ रहा था, थ्रस्ट बोले तो हॉरिजॉन्टल जो लगता है उसको थ्रस्ट बोलते हैं, और टेंशन को पॉजिटिव बोल रहा है। मीन्स यहाँ पर अगर इस पोर्शन में एसी में देखा जाए, तो एसी में देखा जाए तो बाहर की ओर टेंशन लग रहा है कितना 3.22 टेंशन लग रहा है। सीडी में देखा जाए तो सीडी में कॉम्प्रेसिव लग रहा है, सीडी में कॉम्प्रेसिव कितना लग रहा है 3.22 माइनस 3.46, तो समथिंग आ रहा है, मीन्स इसमें कॉम्प्रेसिव लग रहा है, इसमें टेंसाइल लग रहा था। इसके बाद अगर देखा जाए डी, तो डी में फिर टेंसाइल लग रहा है, डी में टेंसाइल कितना लग रहा है 4 टन का लग रहा है, तो 4 हो जाएगा। इसके बाद ईबी में जीरो लग रहा है, तो पहला में पॉजिटिव आएगा, दूसरा निगेटिव आएगा और तीसरा टेंसाइल था तो पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, तो पहला पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव और किसी में नहीं है, तो पहला ही सिर्फ दिख रहा है जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही दिख रहा है। पहला में मेरा लग रहा था जो बाहर की ओर लग रहा था फोर्स, तो ये टेंसाइल हो गया था, टेंसाइल को पॉजिटिव कंसिडर करने बोल रहा है। दूसरा में कॉम्प्रेसिव लग रहा था तो इसको निगेटिव कंसिडर करने बोल रहा है। और लास्ट जो ऑप्शन था उसमें 4 टन का टेंसाइल लग रहा था, और लास्ट जो ऑप्शन इससे बचा था उसमें कोई लोड नहीं था, तो उसमें जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ए मेरा जो है करेक्ट आंसर दिख रहा है थ्रस्ट डायग्राम का, ये जो है थ्रस्ट डायग्राम का जब टेंशन को पॉजिटिव लेने बोल रहा है तो सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द बीम शो इन फिगर द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉजिटिव जो बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट है जो इक्वल है मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट का। तो पूछ रहा है क्या इसमें, अच्छा कहाँ पे होगा वो पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, वो कहाँ पे होगा वो पूछ रहा है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट अगर देखा जाए इसमें, अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया जाए इस फिगर का, तो इसका नेगेटिव के लिए इधर होगा, पॉजिटिव अगर देखा जाए तो इस तरह से होगा, ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना हो रहा है WL1² डिवाइड बाई 2, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया। और पॉजिटिव मोमेंट देखा जाए तो सेंटर पे पॉजिटिव होगा, सेंटर पे कितना होगा मोमेंट निकाल लेते हैं, तो WL/2 इंटू L/4 माइनस L1, ये हो गया सेंटर का मोमेंट। सेंटर पे मोमेंट अगर निकाला जाए इस पॉइंट पे, तो मेरा मोमेंट आ गया ये। इसको सोल्व करके L1 का वैल्यू निकालते हैं, तो L1 का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो L1 का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है, L जो मान है, ये L जो है ओवरऑल लेंथ मेरा L है, ठीक है, ये L1 है, तो L1 का जो वैल्यू आ रहा है, L1 का वैल्यू इस केस में लोग जानते हैं 0.207 ओवरऑल लेंथ L होता है, ठीक है। L1 का वैल्यू इतना आ गया, तो L का वैल्यू कितना है इसमें हो जाएगा
तो अगर इसको सोल्व और करेंगे तो L1 बराबर क्या हो जाएगा 0.207, L1 जगह पे हो जाएगा L प्लस 2L1। इसको सोल्व करेंगे तो L1 का जो वैल्यू मेरा आ रहा है, L1 का वैल्यू आ रहा है L डिवाइड बाई 2√2, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो फॉर द शियर फोर्स डायग्राम सो इन फिगर द लोड डायग्राम। एस एफ डी दिया हुआ है, ये एस एफ डी दिया हुआ है तो लोडिंग पूछ रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि ए से डी तक के कांस्टेंट है, मतलब ए से डी तक के कोई भी फोर्स नहीं है, तो कह सकते हैं कि ए पे अगर पॉइंट लोड लगा हुआ तो कॉन्स्टेंटली चला गया है कहाँ तक, डी तक। दूसरा है कि ये जो वेरी कर रहा है एस एफ डी, वो डी से बी तक के लिनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी होगा तो एस एफ डी लिनियरली वेरी कब करता है, एस एफ डी लिनियरली वेरी कब करता है, जब यहाँ पे यूडीएल हो। यूडीएल के केस में एस एफ डी जो होता है और डब्ल्यू एक्स मीन्स डायरेक्ट लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, लीनियरली वेरी करता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वेरी कर रहा है मीन्स यहाँ पर लीनियर होगा। अगर बी से सी तक देखा जाए तो भी यहाँ पर लीनियरली वेरी कर रहा है, तो यहाँ भी कह सकते हैं लीनियर होगा। मीन्स कह सकते हैं कि डी से लेकर सी तक जो मेरा यूडीएल लोडिंग होगा और एक पॉइंट पे एक पॉइंट लोड होगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें किस में दिया हुआ है। पहला देखते हैं डी से सी तक के यूडीएल, तो डी से सी तक की यूडीएल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, डी से सी तक के यूडीएल एक ही में दिया हुआ, दैट इज़ ये। यहाँ से निकाल सकते हैं कि बहुत आसानी से, क्योंकि यूडीएल में जो वेरी करता है एस एफ डी वो एक पॉइंट आगे होता है 1 डिग्री, तो इसमें लीनियरली वेरी करता है एस एफ डी। और अगर बी एम डी की बारी आता है तो पैराबोलिकली वेरी करता है यूडीएल के केस में। और पॉइंट लोड के केस में कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेरी करता है एस एफ डी और लीनियर वेरी करता है बी एम डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए सिंपली सेपरेट बीम ऑफ अ स्पैन कैरी ए कंसंट्रेटेड लोड W एट पॉइंट स्पैन इफ द विड्थ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए सिंपली सेपरेटेड बीम ऑफ अ स्पैन L कैरीज ए कंसंट्रेटेड लोड W एट द मिड स्पैन। एक सिंपली सेपरेटेड बीम है, ठीक है, एक सिंपली सेपरेटेड बीम है, उस पॉइंट पे सेंटर पॉइंट पे एक लोड एक्ट कर रहा है W। क्या बोल रहा है, विड्थ if the width b of the beam is constant and its depth is vary throughout the span, then what would be the mid span depth when design stress is f। पूछ रहा है डेप्थ का वैल्यू कितना होगा, तो डिजाइन स्ट्रेस f है। तो हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला लगाते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला क्या होता है, m डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एफ बटा बाई। बेंडिंग स्ट्रेस f दिया हुआ है, मोमेंट सबसे पहले निकालते हैं, मोमेंट निकालेंगे और उसके बाद आई पता है क्योंकि रेक्टेंगल पोर्शन दिया हुआ है, बाई वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एफ़ का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर एफ़ का वैल्यू निकाला जाए तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम डिवाइड बाई आई इंटू बाई मैक्स, ये हो जाएगा। अब ये जो बीम दिया हुआ है उसका कांस्टेंट विड्थ है, विड्थ कांस्टेंट है, तो पहले मोमेंट निकालते हैं। मोमेंट जो होगा, मोमेंट निकालते हैं मिड स्पैन पे, तो मोमेंट जो होगा कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 4। मोमेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इसमें, तो डब्ल्यू एल बाई 4। और मेरा स्ट्रेस निकालना था, स्ट्रेस और ये आई दिया हुआ या जेड कर सकते हैं, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 6। तो जो सी स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा या बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू होगा, बेंडिंग स्ट्रेस बराबर कितना हो जाएगा, एम बाई जेड। एम मेरा कितना हो गया था, डब्ल्यू एल बाई 4, और जेड कितना हो गया था, बी डी स्क्वायर बाई 6। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद डी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, 3WL डिवाइड बाई 2BF, ये हो गया डी स्क्वायर का वैल्यू। तो इसको अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे, इसको अंडर स्क्वायर रूट कर देंगे, तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3WL डिवाइड बाई 2BF। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन मेरा सी सही है। सिंपल इसमें बेंडिंग स्ट्रेस फार्मूला लगाना था, एम डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई बाई, या फिर यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला एफ कहो या सिग्मा कहो, कितना होता है, एम बाई जेड। एम निकाल लेता है, एम जो होता है मैक्सिमम पॉइंट लोड में दिया हुआ था, तो कितना आता है, डब्ल्यू एल बाई 4। यहीं से निकाल के सोल्व किया, तो जेड का वैल्यू बी डी स्क्वायर बाई 6। सोल्व करने के बाद मेरा डी का वैल्यू आ गया, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द कैंटिलीवर बीम शो इन फिगर विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, मैचिंग का है। फिगर दिया हुआ है पॉइंट लोड, इसमें एक पॉइंट लग रहा है, फ्री एंड पे एक डब्ल्यू पॉइंट लोड लग रहा है। तो पूछ क्या रहा है, मोर थ्योरम दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है इस पर मैचिंग
कौन मैच नहीं है वो पूछ रहा है ना। पेयर फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। मोहर्स थ्योरम, एरिया ऑफ द BMD इज डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द BMD फ्रॉम बी। तो एरिया BMD इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द मोहर्स थ्योरम, मोहर्स थ्योरम कह रहा है, ठीक है। कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या कहता है, कास्टिग्लियानो थ्योरम है W(x²/dx) पॉइंट लोड के केस में ये भी सही है। कंजुगेट बीम थ्योरम, कंजुगेट बीम शियर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द कंजुगेट बीम, कंजुगेट बीम थ्योरम शियर फोर्स एट द फिक्स्ड एंड ऑफ कंजुगेट बीम। पूछ क्या रहा था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इस क्या गलत इसमें कौन है वो पूछ रहा। तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन ये भी सही है। कंजुगेट बीम थ्योरम में जो होता है शियर फोर्स द फिक्स्ड एंड पे शियर फोर्स ने वो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं यहाँ पे फिक्स्ड एंड पे, दैट इज सी जो मेरा गलत है। तो इस तरह से मेरा अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा इसमें, गलत नॉट मैच पूछ रहा था। तो इस जो सी जो है वो 9 मैच है, यहाँ पे शियर फोर्स की जगह पे बेंडिंग मोमेंट रहता, दैट इज सी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, ए कैंटिलीवर कैरेज ए पॉइंट लोड P एट C एज शोन इन फिगर। कैंटिलीवर दिया हुआ है, C पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P, पूछ रहा है डिफ्लेक्शन एट B पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला, अगर इसको A मानते हैं इसको B मानते हैं, तो डिफ्लेक्शन अगर हम B पे निकालते हैं, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, PAQ/3EI, अगर ये A है ये B है, तो PAQ/EI प्लस यहाँ पर स्लोप जो होगा तो PA²/2EI इंटू B, ये होता है टोटल डिफ्लेक्शन एट B पे। अगर ये ए पॉइंट है तो इसी पॉइंट पे ए की जगह पे हम लोग एल पुट कर देते हैं, बी की जगह पे हम लोग L-L पुट कर देते हैं। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है सिंपल सा फॉर्मूला लगा करके, तो वैल्यू मेरा जो आ रहा है L यहाँ पे L-3 होगा, तो L-3 ये हो गया, दैट इज B। सिंपल से लगाना था PAQ/3EI, ये पॉइंट लोड के बस उस पॉइंट पे हो गया, इसमें प्लस कर देंगे स्लोप थीटा इंटू B, तो स्लोप इस पॉइंट पे निकालते हैं, स्लोप जो होता है वो कितना होगा इस पॉइंट पे PA²/2EI, स्लोप हो गया उस पॉइंट पे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से, तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन निकल जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, दैट इज D। सिंपल सा, इसी में अगर लोड पूछता है यहाँ पे, इस पॉइंट पे अगर लोड पूछता, इस पॉइंट पे अगर लोड पूछता और यहाँ पर L/2 रहता है दोनों का, तो इसका जो लोड का जो वैल्यू होता है अगर RB निकाला जाए तो RB कितना हो जाएगा 5/16 हो जाता है P का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रोप्ड कंडीशन दिया हुआ है, सेंटर पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो प्रोप्ड पे जो रिएक्शन होता है और 5/16 होता है टाइम्स पॉइंट लोड का। लेकिन इसमें मेरा डिफ्लेक्शन पूछ रहा था B पे, तो डिफ्लेक्शन B पे निकालने के लिए हम लोग दो ऐड करेंगे, पहला इस पे और दूसरा इसका स्लोप पे। मीन्स डिफ्लेक्शन एट, इसको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए डिफ्लेक्शन एट B का ऐसे भी कह सकते हैं, डिफ्लेक्शन एट B बराबर डिफ्लेक्शन एट C प्लस थीटा एट C इंटू लेंथ B, ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भी ये तरीका याद करने का याद कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर सॉल्व करने के बाद D आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ए कैंटिलीवर of constant depth carries a uniformly distributed load on the whole span to make the maximum stress at all section the same, maximum stress same करने बोल रहा, the width of the section at the distance x from the free end should be proportional to maximum stress। अभी हम लोग देखे थे maximum stress कितना होता है M/Z। इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा था, ये कैंटिलीवर ऑफ कांस्टेंट डेप्थ, डेप्थ जो है कांस्टेंट है, कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, मान लीजिए एक कैंटिलीवर बीम है, इस पर UDL डाला हुआ है, तो पूछ रहा है होल स्पैन द मैक्सिमम स्ट्रेस एट ऑल द सेक्शन द सेम, द विड्थ ऑफ द सेक्शन एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड शुड बी प्रोपोर्शनल टू। यहाँ से मान लिया डिस्टेंस अगर x दिया हुआ तो इसका जो विड्थ है वो x का कैसे वेरी करेगा। तो सबसे पहले x डिस्टेंस पर मोमेंट निकालते हैं, तो मोमेंट जो x पे कितना हो जाएगा W(x²/2) हो जाएगा। तो मोमेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, W(x²/2), Z कितना हो जाएगा BD²/6, D जो है वो मेरा कांस्टेंट है, दिया हुआ है D कांस्टेंट है, तो B वेरी करेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं जो B जो वेरी कर रहा है वो स्क्वायर का x का वेरी कर रहा है, में से B जो है प्रोपोर्शनल है x² का।
बी जो वेरी प्रोपोर्शनल हुआ एक्स स्क्वायर का, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल सा इसमें लगाना था, बेंडिंग स्ट्रेस होता है एम बाई जेड होता है। एम मेरा कितना आ गया था यहाँ से, अगर एम निकाला जाए इस केस में तो मोमेंट एट एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू यूडीएल है। यहाँ से सॉल्व किए तो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, जो जेड जेड कितना हो गया बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई सिक्स। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो बी जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर का, डी कांस्टेंट है, डब्ल्यू कांस्टेंट है, बाकी सब टर्म कांस्टेंट है, सिग्मा मेरा कांस्टेंट है। तो जो बी प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से बी कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल हो गया मेरा एक्स स्क्वायर का, यही पूछ रहा था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा फॉर ए सर्कुलर कॉलम हैविंग द इट्स एंड इज हिंज, एंड जो है हिंज है, द सिलेंडर्स रेशियो इज, सिलेंडर्स रेशियो दिया हुआ 160, देन द एल बाई डी रेशियो ऑफ द कॉलम, एल बाई डी रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। तो सर्कुलर कॉलम हैविंग एन हिंज है, एन हिंज है तो एल इफेक्टिव जो होगा वो एल के बराबर हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा सिलेंडर रेशियो का वैल्यू दिया हुआ 160, तो सिलेंडर रेशियो क्या होता है, सिलेंडर रेशियो लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम होता है, एल इफेक्टिव बटा आर मिनिमम होता है। आर मिनिमम क्या होता है, आर मिनिमम होता है आई डिवाइड बाई ए। सर्कुलर कॉलम में आर मिनिमम का वैल्यू पाई बाई डी होता, पाई बाई डी होता है। इसको सॉल्व करेंगे, अगर आर मिनिमम का वैल्यू निकालते हैं, आर मिनिमम बराबर क्या होगा, लेमडा बराबर हम लोग देखें एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम, आर मिनिमम का वैल्यू निकालते हैं तो अंडर स्क्वायर रूट आई बाई ए होता है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर कॉलम सर्कुलर कॉलम दिया हुआ तो आई की जगह पर कितना लिख देंगे, पाई डी फोर डिवाइड बाई 64, एरिया कितना हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 4 डी स्क्वायर, ये मोमेंट इनर्शिया हो गया पाई डी 4/64 और एरिया हो गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आर मिनिमम का जो वैल्यू आ रहा है, आर मिनिमम मीन्स रेडियस ऑफ जाइरेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो डी बाई 4 आ गया, ठीक है। और लेमडा का वैल्यू हम लोग क्या था, लेमडा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइड बाई आर मिनिमम, आर मिनिमम कितना हो गया डी बाई 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 एल डिवाइड बाई डी, तो हम लेमडा वैल्यू दिया हुआ एल बाई डी का पूछ रहा है, तो एल बाई डी कितना हो जाएगा, तो लेमडा बाई 4। तो यहाँ से कह सकते हैं कि लेमडा बराबर कितना आ गया था मेरा 4 एल डिवाइड बाई डी। इसको सॉल्व करेंगे तो एल बाई डी का वैल्यू कितना आ गया, लेमडा बाई 4, लेमडा दिया हुआ था 160 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट गया कितना हो जाएगा 40। इस तरह से मेरा आ गया एल बाई डी का वैल्यू सी। सिंपल सा फार्मूला लगाना था, सिंपल सा इसमें फार्मूला लगाना है, कुछ इसमें नहीं करना है। पहला फार्मूला था लेमडा, लेमडा बराबर क्या होता है एल इफेक्टिव डिवाइड बाई रेडियस ऑफ जाइरेशन का मिनिमम, आर मिनिमम। एल इफेक्टिव यहाँ पर दोनों हिंज है दोनों एंड, तो एल इफेक्टिव एल के बराबर हो जाएगा, पहला कंडीशन मिल गया। दूसरा आर मिनिमम, आर मिनिमम क्या होता है, आर मिनिमम होता है अंडर स्क्वायर रूट आई डिवाइड बाई ए। अब आई क्या होता है, सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ था, आई जो होता है पाई डी 4 डिवाइड बाई 64। इसको सॉल्व करेंगे तो आर मिनिमम का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, आर मिनिमम जो आ गया सर्कुलर सेक्शन में कितना हो गया डी बाई 4, ठीक है। एल इफेक्टिव भी हमको पता था, एल के दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व किए तो मेरा एल बाई डी का वैल्यू निकल गया, दैट इज 40। सिंपल सा आंसर इसका सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करा, तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए hollow circular column of internal diameter d and external diameter 1.5 d subjected to compressive load. The distance of the point of application of load from center सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा किसके लिए, फॉर नो टेंशन। तो फ्रॉम सेंटर पूछ रहा है, अगर मान लिया जाए ये मेरा जो करंट सेक्शन बनेगा इसका एक सर्कुलर बनेगा और फॉर नो टेंशन, तो डिस्टेंस होता है हॉलो सेक्शन वो कितना होता है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4d होता है, ये डी डाया इसका हॉलो सेक्शन का। बट पूछ रहा है फ्रॉम सेंटर पूछ रहा है, इस पॉइंट में देना फ्रॉम सेंटर से देगा तो इसका रेडियस पूछेगा तो इसका आधा हो जाएगा। तो ई का वैल्यू जो पूछ रहा है, ई का वैल्यू हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8d, ये हो जाएगा इसेंट्रिसिटी। हॉलो सेक्शन में जो करंट का रेडियस होता है, करंट का जो रेडियस होता है हॉलो सेक्शन के लिए, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जो होता है करंट का हॉलो सेक्शन के लिए वो होता है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8d। डी का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 1.5d, तो यहाँ से सकते हैं 1.5 का स्क्वायर
प्लस एक इंटरनल कितना दिया हुआ था डी, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 1.5, 1.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो मेरा वैल्यू आ रहा है डाटा वो कितना आ रहा है, डायरेक्ट उसका आंसर लिख देते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है 13d डिवाइड बाई 13, इसका डी ब्रैकेट में है क्योंकि 1.5d था तो डी ब्रैकेट में हो जाएगा, तो 13d डिवाइड बाई 40। तो 230 का मेरा जो आंसर आ गया। सिंपल फार्मूला लगाना था इसेंट्रिसिटी का क्योंकि सेंटर से पूछ रहा था, तो सेंटर से फार्मूला जो होता है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8d, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 8d। ये रेडियस पूछता है इसका, इस डायमीटर पूछता, कारण का डायमीटर पूछता तो इसका 2 टाइम्स होता ई का, लेकिन यहाँ पर रेडियस ये इसेंट्रिसिटी पूछ रहा था, फ्रॉम सेंटर पूछ रहा था, तो ये हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर मेरा बी हो गया। तो इस पार्ट में हम लोग इतने रहने देते हैं क्योंकि हम लोग इस पार्ट में देखें 190 से सोल्व करना शुरू किए थे, 230 तक हम लोग सोल्व किए, लगभग 40 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर इससे आगे सोल्व करेंगे क्योंकि लगभग 1 आवर हो चुका है, तो फिर से नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो को, यहीं पे एंड करते हैं। इस पार्ट में हम लोग 190 से सोल्व करते हुए 230 तक सोल्व कर चुके हैं, लगभग 40 क्वेश्चन हो चुका है, तो 1 आवर का लगभग हो चुका है। तो इस नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, इस पार्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। आगे का पार्ट में फिर इससे 230 से आगे का जो क्वेश्चन है उससे नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक इस वीडियो को